बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ईद का तीसरा दिन भी आज बीत चुका है और उसके बाद ज़िंदगी क्या मामूल की तरफ रवां दवा होगी। पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा देखें तो इस साल अगर ईद के ऊपर जानवरों की ख़रीदारी का ही सिर्फ मंजरनामा देख लें तो आपको ये इम्कान आप रद्द नहीं कर सकते कि इस मामले के ऊपर इस साल भी गुज़श्ता ईद उल फितर की तरह इधर मंजरनामा भी वैसे ही देखने को मिला। कारोबार जो था उसका हजम गुज़श्ता साल की निस्बत कम रहा है। अब इसमें लोगों की बाइंग पार क्या कम हुई है या उसके अलावा कुछ और मंदरजात हैं। मौशी मंजरनामा दरगूं सूरत हाल इख्तियार कर चुका था और IMF के साथ $3 अरब की डील होने के बाद ये स्टाफ लेवल का मुआहदा तय होने के बाद ये मंजरनामा कुछ वजह होना शुरू हुआ है कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन होगा। लेकिन क्या इस पर खुशी के शादियाने बजाए जा सकते हैं? माजी का अगर मंजरनामा देखें तो यही वजीर खजाना जब माजी में अपोजिशन के रहनुमा का किरदार अदा किया करते थे तो उस वक्त IMF की डील जो उस वक्त की हुकूमत कर रही थी तो उसके ऊपर शेम लिखा करते थे और अब बात उसी को खुशी के तौर पे बयान किया जा रहा है कि IMF के साथ हमारी डील हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में ये इम्कान था कि वो दुबई से सऊदी अरब जाएंगे और इम्कान ये भी था कि हो सकता है वो हज की शहादत भी हासिल करें, लेकिन उन्होंने दुबई में क़याम की मुद्दत में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे, सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। खुर्शीद साहब का ये मौक़िफ़ है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन का मंजरनामा देखते हुए ये बात कर रही है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, लेकिन इलेक्शन करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। मंजरनामा कौन सा रुख इख्तियार करने वाला है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, IMF होने वाली डील, उस IMF के साथ होने वाली डील के असरात पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे पे क्या देखते हैं और क्या इसे बतौर खुशी देखना चाहिए या इसे हमें मकाम अफसोस है हमारे लिए या लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम कर्ज के हुसूल के बाद खुशी के शादियाने बजाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो यह सलाम मजम्मत नहीं बल्कि शदीद एहतजाज करते हैं जो स्वीडन में हुआ और जिसने आलम इस्लाम के पूरे आलम इस्लाम को झंझोर के रख दिया और आज सारा आलम इस्लाम इस पर सराप एहतजाज है। और पहली दफ़ा स्वीडन की तरफ से, उसके सफारतखाने की तरफ से, उसकी वजारत की तरफ से, वजारत हारजा की तरफ से बाकायदा बयान भी जारी हो गया। और ये मुसलमानों को अगर ये चेक करना चाहते हैं या हमें ये देखना चाहते हैं कि मुसलमान बेदार हैं या नहीं, तो मुसलमान बेदार कौम है और बेदार कौम जो होती है वो हमेशा अपनी मुकद्दस हमारी तो सबसे बड़ी मुकद्दस किताब ही कुरान पाक है ना, और कुरान पाक से आगे हमें कुछ भी नहीं है, तो हम इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानते हैं और ये करते भी रहेंगे। हमारे लिए नहीं राना साहब, रूए ज़मीन में सबसे मुकद्दस किताब जो है वो कुरान मजीद ही है, कुरान पाक है, बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। या सिर्फ जहां तक आपने बात की है, हमारा ये ना हिसाब वही है कि उदार का बकरा लिया, कुर्बानी की, सारा गोश्त खुद खा गए और बाद में जब कुर्बानी का बकरा जो लिया था उधार में, उधार लेने वाला पैसे लेने आया तो उसको पैसे नहीं हम दे रहे। जब पैसे दिए भी तो दूसरे हम अपने ही लोगों से, वो किसी की जेब कतर के, किसी की जेब काट कर, किसी के किसी और तरीके से, किसी के किसी और तरीके से, सेम हमने यही किया। हम उस वक्त IMF के पास गए हैं जब हमारे ऊपर बदतरीन हालात थे, जब हमें IMF के पास जाना चाहिए था, हम नहीं गए। उसके बाद हम जो दावे करते रहे, हम जो बातें करते रहे, सारी की सारी झूठ निकली। 1 साल 4 माह में हम सब कुछ पुरानी हुकूमत पे डालते रहे। हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें यह साबित हो जाए कि हमारे लिए यह अच्छा काम था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था वज़ीर आज़म साहब की, उसमें कहा जी, उसने कहा बिल्कुल ये बाइस अफसोस की बात, वाकई ये बाइस अफसोस है। हम कर्ज ले रहे हैं, हम एक एटमी मुल्क हैं, हम कर्ज ले रहे हैं, हम एक वो मुल्क है जिसमें दुनिया की हर नेमत मौजूद है, लेकिन हम कर्ज ले रहे हैं। और इस कर्ज लेने के बाद क्या होगा? ये कर्ज पता किसने अदा करना है? यासिर रशीद ने। ये कर्ज अदा करना है राना अजीम ने। ये कर्ज अदा करना है पाकिस्तान की 22, 23, 24 करोड़ अवाम ने। यह कर्ज सरमायादार ने अदा नहीं करना, यह कर्ज हुक्मरान ने अदा नहीं करना, यह कर्ज जो है ना किसी और ने अदा नहीं करना। आप जरा चंद दिन ठहर जाएं, मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे हैं, आपने 7 रुपए ईद के मौके पर कीमत बढ़ा दी। आपने कहा पेट्रोल की कीमत यही रहेगी, बजाय आप 50 रुपए नीचे लेकर जाते। उसके बाद आप आज है ना अगर बिजली की कीमत आप बढ़ाने जा रहे हैं, लोड शेडिंग आप करने जा रहे हैं। आपको 1 से 2 हफ्तों के अंदर चावल की कीमत देखिएगा,
घी की कीमत देखिएगा, चीनी की कीमत देखिएगा, बिस्किट की कीमत देखिएगा, दूध की कीमत देखिएगा, हर उस चीज की कीमत देखिएगा जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती है, उसमें किसी और का कसूर नहीं होगा। मत सोचिएगा कि एक चीज महंगी किसी बिजनेसमैन ने की, नहीं, ये वो असरात होंगे, ये वो चीजें होंगी जो सब्सिडी हम पे खत्म की गई, ये वो चीजें होंगी जो हम पे टैक्स लगेगा, ये वो चीजें होंगी जिसने जो हमें अंदर से खोखला कर देंगी। आप कहते हैं कि जी हमने कर्ज लेके हमने बड़ी मुश्किल, बोलो भाई मुल्क को बचाना है, लाए ना। 20-20 करोड़ रुपए आप एक एक इलेक्शन पे लगाते हैं, 40-40 करोड़ पे आप सेनेट की टिकट खरीदते हैं, 50-50 अरब रुपया जो है आपके वैसे फंड्स हैं, तो ले इन सबसे पैसे, लगाए पैसे। आज भी आपकी मराहत खत्म नहीं हो रही, आपके पेट्रोल खत्म नहीं होता, आपकी वहां कैफेटेरिया होता है जो सस्ता तरीन होता है। तो आप भाई आप टिकट इलेक्शन लड़ने वालों से पैसे लेना, इस मुल्क का कर्ज उतारें, उनसे पैसे नहीं ले सकते, टैक्स ले लें, जो उनका बनता है वो असल में ले लें। इनके लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को पकड़ें, क्यों नहीं पकड़ते? अगर इनकी जायदादें दूसरे मुल्कों में बन सकती हैं, मैं उन ममालिक के नाम नहीं लेता, अगर उन ममालिक में इनकी जायदादें बन सकती हैं, अगर इनके बिजनेस हो सकते हैं, तो क्या वही पैसा पाकिस्तान का कर्ज उतारने में इस्तेमाल नहीं? सवाल तो बनता है ना कि आप बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देने पर रागिब करते रहे, लेकिन आप अपना सरमाया बैरून ममालिक सरमायाकारी के लिए लगाते रहे, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। राना साहब, अगर देखा जाए मौजूदा ईद के ऊपर, अगर कोई गुज़श्ता ईद पे बकरा किया करता था तो अब की बार उसने गाय में हिस्सा डाला, और अगर कोई गाय में हिस्सा डालता था तो अब की बार उसने खामोशी इख्तियार की और घर पे बैठा रहा। बहुत से ऐसे लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ कि जो माजी करीब के अंदर मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते थे, गुज़र बसर ठीक था, लेकिन उन अफराद ने खुदकुशियाँ कर ली। किसी ने अपना गला काटा, किसी ने फांसी का फंदा गले पे लगा लिया, 4-4 बच्चे घर में बैठे हुए हैं। तो यही मुआशी मंजरनामा रहा। तो उनको दाल की फिक्र क्या कि दाल की कीमत बढ़ जाए, उनके लिए तो अभी बस से बाहर है। उनके लिए वो 150 की 1500 हो जाए, जो 150 में नहीं खरीद पा रहे तो 1500 की क्या सोचेंगे? आप दुरुस्त कह रहे हैं, फिर खुदकुशियां होंगी या फिर क्राइम रेट बढ़ेगा, लोग छीनेंगे, लोग कहेंगे ये गाड़ी पे जा रहा है, इसके पास गाड़ी है, ये अच्छा खाना खा रहा है होटल में बैठ के, इसके पास पैसे हैं। फिर लोग कहेंगे इससे पहले कि मेरा बच्चा भूख से मरे मैं इससे छीन लूं, फिर इस तरफ लोग जाएंगे। या सर बिल्कुल इस तरफ जाएंगे। आप देखें इस ईद पे क्या हुआ, आप किसी दुकानदार से पूछ रहे, वो कहेंगे यार कपड़े वाले से पूछ ले, कपड़े नहीं बिके। आप दूसरे दुकानदारों से पूछ रहे, वो कहेंगे कारोबार ना होने के बराबर है। उसकी वजह क्या है? इस हुकूमत की गलत पॉलिसियां, इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां, इस हुकूमत का सिर्फ सियासत में इन रहना और अवाम में इन नहीं रहना, अवाम के मसाइल को ना समझना। मुझे एक बात है, आपने कहा गाय में हिस्सा डालते थे, मैंने खुदा पाक की कसम, ऐसे कसम खा के कह रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मैंने गोश्त मांगते देखा, जिनके मुताबिक मैं सोच नहीं सकता था कि ये कभी कुर्बानी नहीं करेंगे। ये आलम हो चुका है। सफेद पोश थे, मजबूर हुए गोश्त मांगने पर, लोगों के घरों में जाकर खुद दस्तक दे के गोश्त मांगते रहे, कहते रहे यार हमें दो। ना वो फकीर हैं ना वो मांगने वाले हैं, सफेद पोश है, क्योंकि उनके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, उनके बच्चे घर में प्यासे बैठे हैं। उनके बच्चों का दिल भी करता है कि ईद के मौके पर तो हम गोश्त खा ले। जिनके घरों में 2-2, 3-3 बकरे कुर्बान होते थे, वहां पर एक मुर्गी कुर्बान नहीं हो सकी। हालात ये हो चुके हैं, कारोबार आपका खत्म हो गया, कारोबार बिल्कुल नहीं है, महंगाई इंतहाई दर्जे लगी है। आप दाल की बात कर रहे हैं, मुझे कोई एक दाल बता दे जो 100 रुपए केजी हो, जो 150 रुपए केजी हो, जो 200 रुपए केजी हो, किसी एक दाल का नाम लेके दे दे। ईद से एक दिन कबल 1000 रुपए किलो क्या था? 1000 रुपए किलो मैंने लहसुन दिया, 1000 रुपया किलो जो था वो अदरक था, उसके बाद टमाटर 800 रुपए किलो थे। यहां तक कि एक दिन पहले वो 30 रुपए किलो में बिकते थे, 40 रुपए किलो में बिकते थे। नींबू 1000 रुपए किलो केजी में चला गया। कौन सा कानून है? कहां पे लोग बैठे हैं? किसी ने उनको पकड़ा? किसी ने कहा कि ये रेड लिस्ट है, आप इस रेड लिस्ट के मुताबिक बेचें? किसी ने जाके चेक किया क्या होता है? ये वो मुल्क है, हम उस मुल्क में बैठे हैं, हुआ क्या है? आज जाके चेक करें। मैं परेशान हो गया क्योंकि मैं उस इलाके में रहता हूं जहां पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी है। वहां पर गाय, भैंस, ऊंट, बकरे की खाल 100 रुपए की बिक रही है, गाय की खाल 300 रुपए में बिक रही है, ऊंट की खाल 200 में बिक रही है, और उसी खाल का बना हुआ पर्स
जूता 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 में बिकता है। एक मोनोपोली बनी हुई है। जिन्होंने पैसे कमाने हैं वो इस तरह कमा रहे हैं, जिन्होंने पैसे नहीं, जिनके पास कुछ नहीं है वो बेचारा दर बदर हो रहा है। जिसके पास इनकम, जिसकी 50,000 इनकम थी, वो बकरा खरीदने के काबिल नहीं है। बकरा खरीदे, बच्चों के कपड़े खरीदे, घर बिजली का बिल अदा करे, बच्चों की फीसें अदा करे, क्या करे यार सर? ये तो आलम हो चुका है। और इस हुकूमत को आप देख लें, ईद के रोज वहां पे एक बड़ा खूबसूरत ईद वाले दिन दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशी मनाई जा रही है। मैंने बहुत से हुकूमती वुज़रा के बयानात देखे हैं, उनके ट्वीट देखे हैं कि हमने बचा लिया। नहीं, आपने बचाया नहीं। बचता तो तब हम कहते हैं कि हम IMF के पास नहीं गए। बचते तो तब हम जब कहते हैं कि जनाब हमने अपना गर्दन काट कर, अपना पेट काट कर ये पैसे अदा कर दिए हैं, हम जिएंगे। मुझे बताएं, कई मुल्क ऐसे हैं जिनका आप हवाला दे सकते हैं जहां पर जो IMF के पास नहीं गए, लेकिन आज भी वहां पर खुशहाली है। क्यों? कि वहां के हुक्मरान, वहां के सियासतदान, मैं सिर्फ हुक्मरान नहीं कहूंगा, लेकिन राणा साहब सियासतदान भी हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये साथ रहती है। यहां पे कुछ और है कि 22 बार हम IMF के पास गए हैं। यानी 22 बार IMF के पास जाने का मकसद ये है कि 22 बार हमने दरवाजा खटखटाया है। 22 बार IMF ने यह बताया है कि आपने किस तरीके से इस कर्ज से छुटकारा हासिल करना है। यानी हर प्रोग्राम में यही बताया गया कि ये अगर आप इस पे अमल दरामद करें तो आपको अगला प्रोग्राम नहीं लेना पड़ेगा। 22 बार नाकामी होने के बाद किस मुंह से हम 23वीं बार फिर वही जाके दरवाजा खटखटा रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि किस तरीके से हमने इसमें से निकलना। ओ भाई, हम तो अभी 123वीं बार जाएंगे, उसी मुंह से जाएंगे जिस मुंह से हमें मांगने की आदत है, उसी मुंह से हम जाएंगे जिस मुंह से हमने पाकिस्तान के बाहर अपने कारोबार सेट कर रखे हैं, उसी मुंह से जाएंगे जिस मुंह से हमें पता है कि हमने करप्शन भी करनी है, बदअनवानी भी करनी है, हमने पैसा भी कमाना है और उसके बाद अवाम की गर्दन काटनी है, अवाम का पेट काटना है और IMF से कर्ज लेकर एक वक्त के अपना सीधी सी खुशी मनानी है, अवाम को बेवकूफ बनाना है। हम जाएंगे, हम इसलिए जाएंगे कि हमें आदत पड़ गई है। हम इसलिए जाएंगे कि हम अपने अमल की नफी करना नहीं चाहते, हम अपने आप को दुरुस्त करना नहीं चाहते, हम खुद अपनी कुर्बानी देना नहीं चाहते, इसलिए हम जाएंगे। ये लोगों को पता चलेगा। आज का हमारा प्रोग्राम लोग ज़हन में रखें। मैंने जो कीमतें बताई हैं, देखिएगा कीमतें कहां कहां जाती। ये जूस जो आप बाजार में लेने जाते हैं ना, मुझे बताइएगा जूस कितने का मिलता, ये बोतल कितने की मिलती। आप ये आम सी जो बोतलें हैं कोल्ड ड्रिंक से, ये कितने में मिलते हैं, आपको पता चलेगा। आपने ये डीजल की कीमत बढ़ा दी है, बस किस पे चलती है, वैगन किस पे चलती है, ट्रक किस पे चलता है, तो जो चीजें वहां से आएंगी क्या उनके रेट नहीं बढ़ेंगे, क्या उनके किराए नहीं बढ़ेंगे, हर चीज होगी। और आप कहते थे आपने मुआहदे किए एक सियासी एक जमात के साथ, उस पर आपने लिखा, मैंने तो आज उस जमात के भी लोगों से सवाल करता हूं कि आप मुआहदा लिखा के आए थे, वुज़रा उस मुआहदे में शामिल थे, बहुत से ज़ामिन उसमें शामिल थे कि जनाब इतनी देरी से पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। अवाम को रिलीफ क्या दिया गया है? 1 साल 4 माह में एक रिलीफ मुझे बता दे जो अवाम को मिला है। और हर बात की हम जिम्मेदारी डालते हैं कि पिछले करके गए हैं, पिछले करके। और भाई छोड़ दो पिछले को, अगलों ने क्या किया है, आपने क्या किया ये बताएं। पिछले ने किया है, भुगत लेगा, आपने क्या किया इसका जवाब देना। इसका यस जवाब देने के लिए तैयार कोई नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को जाके आज चौक चौराहे में चले जाएं, आप पूछे जरा आम आदमी को जाके। मुझे आज एक वीडियो मिली, मैंने वो वीडियो देखी, एक शख्स जो है ना वो गोश्त फरोख्त कर रहा है, कुर्बानी का गोश्त। तो वो वीडियो देखी, मैंने कहा यार क्यों फरोख्त कर रहा है। जब थोड़ी सी हमने तहकीक की, उस वीडियो के पीछे गए, थोड़ा सा देखा तो पता चला वो बेचारा क्या करे। उसके घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, उससे कभी मांगा नहीं, किसी जगह से उसने कुर्बानी का गोश्त लिया, जाकर उसने कहा बेच के घर में थोड़ी सी दाल ले जाऊंगा, थोड़ी सी फलां चीज ले जाऊंगा, फलां ले जाऊंगा, ताकि बच्चे रोटी तो खा सके ना। ये गोश्त तो एक दिन खा लेंगे, उसके बाद क्या होगा। लेकिन गोश्त के लिए साथ घी भी चाहिए ना, गोश्त के लिए साथ मिर्चें भी चाहिए, गोश्त के लिए साथ रोटी भी चाहिए। हाली गोश्त तो नहीं खाना, कोई 50 किलो गोश्त तो है नहीं। तो यहां जिस मुल्क के अंदर ये हालात हो जाए तो उस वक्त उस मुल्क के हुक्मरानों से पूछा जाता है, गिरेबान हुक्मरानों का पकड़ा जाता है, चाहे रोजे मैशर हो चाहे दुनिया हो। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। कोई भी हुक्मरान होगा, अगर उसके दौरे हुकूमत में कोई भूखा सोता है तो फिर जवाब दे तो वही है ना। तो यहां पर तो एक नहीं, दो नहीं,
सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग भूखे सोते हैं। लाखों लोग जो हैं वो बैठ के इंतजार में रहते हैं, अल्लाह करे एक वक्त की रोटी मिल जाए। हम तो उस मुल्क में रह रहे हैं कि जिस मुल्क के अंदर तरक्की, मुझे बताएं तरक्की क्या देखा हमने तरक्की को करते हुए? हमने तरक्की करते देखा है हुक्मरानों को, सियासतदानों को, अरकान असम्बली को, अरकान पार्लियामेंट को। हमने देखा है उन लोगों के जिनके बिजनेस पाकिस्तान से बाहर है। हमने कभी मिडिल क्लास शख्स को तरक्की करते नहीं देखा। राणा साहब ये देखें, तबके को नहीं देखा। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। अब भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडन से मिले। वहां पे 5 मुआहदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है, जिसके अंदर 2024 में स्पेस मिशन में उनका हिस्सा बनना है, जिसके अंदर आईटी एक्सपोर्ट को ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके जाना है, और जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 डिस्प्यूट थे वो भी हल करवाना है। ये है भारत की इस वक्त मुआशी तौर पर हिकमत अमली। हमारी क्या है उसके मुकाबले में? हमारी ये है कि जनाब हमने अपना आप किस तरह बनाना है। हमारी ये है कि जनाब हमने किसी जगह जाके ये कहना आपको आम देने आए हैं। हमारी ये है कि हमने अपने साथ 2 फोटोग्राफर, एक वीडियो वाला रखना है कि जनाब मैं जिससे मिलूं मेरी वीडियो बनानी है बस, उसके बाद बाकायदा सरकारी तौर पर उसे वायरल करना है। ये हमारे पास है। हम अपने मुल्क के लिए कितना सोचते हैं ये तो देखें ना जरा, किस हुक्मरान ने कितना अपने मुल्क के लिए सोचा, कौन हम पर कितना एतबार करते, ये भी आप देखें। ये बड़ी एक हैरानगी वाली बात है। हम बार बार कहते हैं, हमने कहा कि हमने अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी हम एटमी मुल्क हैं, अब हम कशकोल नहीं उठाएंगे। चलें अल्लाह करे, मैं तो कहता हूं मैं सबसे पहले सलूट करूंगा और वो करें ये काम। कशकोल उस वक्त तोड़ा जाता है। वैसे इस बात पे याद आया कि कोई आपसे कर्ज लेने वाला मुसलसल आपसे कर्ज मुस्तार लेता रहे तो वो हर बार यही कहता है कि अब की बार दे दो, आज के बाद नहीं लूंगा, और हर बार वो वही जुमला दोबारा से दोहराता रहता है। और ये ऐसा ही है कि 3 अरब डॉलर्स का अगर मुआहदा तय पा गया तो उसके बाद अगर कहा जाए कि आज के बाद हम कर्ज नहीं लेंगे, कशकोल को तोड़ देंगे, ये वही मंजरनामा है जो एक मांगने वाला जो पिछले 13 साल से मांग रहा है उसका वही जुमला। फिर आप कहेंगे हम बात करेंगे तो कहीं दूर निकल जाएगी यासर, शायद फिर बड़ा बुरा लगता है हाकिम वक्त को ना। हाकिम वक्त जो है वो अपने मुतालिक सुनना नहीं चाहता। मुझे याद करे ना, मैं मांगने नहीं आया, मत समझिएगा मैं मांगने आया। फिर ऐसे फिक्रें निकलती है ना। तो फिर क्या होता है, फिर मैं कह रहा हूँ हम बात करेंगे तो दूर निकल जाएगी फिर, क्योंकि सच बोलना कभी भी किसी भी हुक्मरान को, मैं ये इस हुकूमत को नहीं कहता, हर हुकूमत को कहता हूँ कि किसी भी हुक्मरान को सच बोलना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई सच बोल रहा हो तो उस पर पाबंदी लग जाती है, अगर कोई सच बोल रहा हो तो उस पर कदगन लग जाती है, अगर कोई सच बोल रहा हो तो वो उसे अच्छा नहीं लगता, वो उसे बुलाता भी नहीं, फिर उस पर उसके मुतालिक सोचना शुरू कर देता है। मैंने आज 3 जर्नलिस्टों से कहा, 3 जर्नलिस्ट है, मैं तीनों के आप भी समझ जाएंगे नाम लिएगा, मैं तीनों जर्नलिस्टों को कहा, मैंने कहा यार आपकी नौकरियां बहाल हैं? तो उनमें से 2 ने कहा जी हमारी खत्म हो गई है। अच्छा। वो 3 जर्नलिस्ट वो थे जिनके सवाल गवर्नर हाउस में अच्छे नहीं लगे। तो क्या करेंगे? जहां पर सच बोलना जुर्म हो, जहां पर हुक्मरानों से यह पूछना जुर्म हो कि जनाब आप तो बताएं आपने खाने में ये खाया और ये गरीब मर रहा है, तो वहां पर क्या होगा? यहाँ सवाल उठाना जुर्म हो जाए, वहां पे क्या बोला जा सकता है, क्या देखा जा सकता है? हाकिम वक्त की पॉलिसीज ने मुफलिस को मुफलिसी की भी लकीर से नीचे पहुंचा दी है, तो उसकी जिंदगी क्या होगी? जब अजीरन हो जाएगा, दिमाग पे सवार होगी, तो कैसी हरकतें करेगा? वो जो इक़दामात उठाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब जानने की जरूरत है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस मुआशी मंजरनामे में बात करेंगे कि किस हद तक रिलीफ अवाम को दिया जा सकता है। कहीं नहीं जाएगा श्रीविदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, IMF से स्टाफ लेवल का मुआहदे का तय हो जाना, उसके बाद पाकिस्तान की ज़र मुबादला में किस हद तक इजाफा होगा? पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा शरह सूद में भी एक तरफ इजाफा हो चुका है, यह भी IMF की डिमांड में शामिल था।
पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी क्या वाक़ई होगी, उसके लिए क्या इकदाम उठाना होंगे। जो दूसरे ममालिक IMF की इमदाद ना देने की वजह से रुके हुए थे, क्या उनका एतमाद पाकिस्तान के ऊपर बहाल होगा। अभी जो मुआशी पॉलिसीज़ तरतीब दी जा रही हैं, इसके असरात मुस्तकबिल में क्या देखने को मिलेंगे, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमने रब्ता किया। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे का तय हो जाना, क्या ये खुशी की नवीद है, मकाम अफसोस है, या फिर हमें अपनी हिकमत अमली जो है वो इस तरीके से तरतीब देनी है कि फूंक फूंक के कदम उठाना होगा? बहुत शुक्रिया। 1993 के बाद से अब तक 30 बरस हुए हैं। इन 3 बरसों में हमने IMF के साथ 12 प्रोग्राम किए हैं, अब ये 13वां है। और 1993 से अब तक शहबाज शरीफ साहब भी 12वें वज़ीर आज़म हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें ये फ़र्ज समझती हैं कि IMF से कर्जा लें, क्योंकि उसकी आड़ में, उसकी शराइत की आड़ में अवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है, वरना ये मुमकिन नहीं होता। और यही बात अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान IMF के शिकंजे में रहे। यही न्यू ग्रेट गेम है, यही जो न्यू कोल्ड वार एरा है उसका तकाजा है। तो ये गठजोड़ है मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का। अब इसके बाद आपका जो सवाल है, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रोग्राम हमारा मामला तय हुए हैं, इसके नतीजे में फ़िलहाल पाकिस्तान में जो बुरानी कैफियत थी मईशत में, वो फ़िलहाल ख़त्म हो जाएगी। मगर फ़िलहाल बार बार कह रहा हूँ, हमें जो डिफ़ॉल्ट का शौक़ था, डिफ़ॉल्ट के नारे थे, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, वो लंबे अरसे के लिए वो टल जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसी मुद्दत में पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंजेस हैं, ख़तरात हैं, सलामती को ख़तरात हैं, उनमें इजाफा होगा, मगर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कम हो जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद कतई ये नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को बहाल किया जाए। जिस तरीके से गुज़िश्ता 12 प्रोग्राम जो मैंने आपको बताए, 1993 से अब तक या 1958 से अब तक 24 प्रोग्राम, किसी का भी मकसद बहाली नहीं था, तो वो बहाल नहीं हुए और अब भी पायदार बहाली नहीं आएगी। ये तो बुनियादी चीज़ें हो गई। अब मैं जो चीज़ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर ये मकसद था कि आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया जाए, वो हासिल हो गया। लेकिन ये जो अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, ये फैसला हो चुका है कि हम जुलाई 2024 के बाद अपने 24वें प्रोग्राम में IMF के पास जाएंगे दरख्वास्त लेके। अगली हुकूमत वो शायद 3 साल की मुद्दत से ज़्यादा होगा, उसकी सख्त शराइत होंगी और हुकूमत ये कहेगी कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया, कोई दूसरी हुकूमत है कहेगी हमें तबाहाल मईशत मिर्से में मिली। अब हमने जो ये 3 साल का प्रोग्राम लिया है, अगर आवाम मुल्क की खातिर कुर्बानी दे दें तो फिर एक सुनहरा मुस्तकबिल मुंतज़िर होगा। ये है मंजरनामा जो मुझे नज़र आ रहा है। और यही 3 साल जो होंगे वो ख़तरनाक इसलिए होंगे कि इसके बाद जो बुहरान है अवाम में और हुकूमत में, सूबों के दरमियान, वो बढ़ जाएगा, जिसके लिए मैं सलामती के ख़तरात आपको बयान कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अमली तो सिर्फ इकनॉमिक्स की बात कर लें, पहली बात, हमारा पिछले साल का जो बजट था उसमें ये कहा गया था कि हम 3000 अरब रुपए की टैक्स की चोरी हो रही है, मरात नहीं, चोरी, हम ये वसूल करेंगे और उससे आमदनी बढ़ा के आवाम को देंगे। पहला सवाल, वो 3000 तो बढ़ गए इसलिए कि टैक्स GDP रेशो गिर गया, नए टैक्सेस लगा दिए और वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि 3970 अरब रुपए की चोरी हो रही है। तो इसका मतलब आज जबकि मईशत तबाहाल है, उस वक्त भी आप टैक्सों की चोरी रोकने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर कब तैयार होंगे? पहला सवाल। और क्यों नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, गठजोड़। IMF ने क्या कहा, MD ने, कि हमने पाकिस्तान से कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें। फैसला क्या हुआ कि GST बढ़ा दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें। तो ये उल्टा हो गया। फिर तीसरी बात, हमारी कैपेसिटी टैक्सों की है 7000 अरब रुपया, कम ले रहे हैं। अगर वो आप नहीं लेते, वसूल नहीं करते, तो आप दुनिया भर की कर्जे ले लें, सरमायाकारी ले आए, जैसी भी आएगी, पाकिस्तान की मईशत तबाह रहेगी, वो ठीक नहीं हो सकती। ये बिल्कुल कुदरत की बात है जिसको आप एक्सेप्ट कर लें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, 3 चीज़ों से मईशत तरक्की करती है। एक होते हैं मुल्की बचतें। इस प्रोग्राम के बाद, जी जनाब, मैं कहा सर ये तो बताइएगा, इस प्रोग्राम के बाद क्या पाकिस्तान में डॉलर की कीमत नीचे आएगी? फौरी तौर पर नीचे आएगी, फिर बाद में बढ़ जाएगी। फौरी तौर पर अभी चंद दिनों में आप देखेंगे कि वो नीचे आ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली इसलिए बढ़ेगी कि अभी तो देखें ना, आपको इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे मिल रहे हैं, UAE से भी मिल रहे हैं,
आपको सऊदी अरब से भी मिलने हैं और भी पैसे मिलने हैं, लेकिन 4 अरब की इंपोर्ट्स तो आपने रोकी हुई हैं जो पेमेंट नहीं किया। 21 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट्स जो है वो कम कर दी थी, जब दोबारा करनी है। तो जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये जो 5-6 अरब डॉलर का इजाफा होगा ये फिर निकल जाएगा, फिर दोबारा दबाव आएगा। इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए कि आज के हिसाब से, मैं कहना नहीं चाहता, मगर ये कोई 324 रुपए के करीब हमारा बनता है। अच्छा, अब अगर डॉक्टर साहब, जब आप समझते हैं कि इंपोर्ट बढ़ जाएंगी तो हमारी एक्सपोर्ट का भी मेरे ख्याल से 40 से 50% हिस्सा ऐसा है जो इंपोर्ट के ऊपर रिलाई करता है, उसका खाम माल इंपोर्ट के जरिए आता है, तो हमारी एक्सपोर्ट में नहीं इजाफा होगा? देखिए, पहले मैं आपको एक फिगर दे देता हूँ, उसकी रोशनी में हम तय कर लें। आप उसूली तौर पर आपकी बात सही है। 2014 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी 25 अरब डॉलर। 9 साल के बाद 2023 में थी 27 अरब डॉलर, यानी 2 अरब डॉलर बढ़ा। उस वक्त डॉलर 98 रुपीज़ का था, अब 287 रुपये का है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि पिछले बरसों में हमारी जो बरामदात हैं वो नहीं बढ़ी हैं उतनी जितने के इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। इसलिए कि इंपोर्ट्स आपकी बढ़ी हैं। 48 अरब डॉलर का जो आपका तजारती खसारा हुआ, तो आपकी बेतहाशा इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो एक्सपोर्ट उसके हिसाब से बहुत थोड़ी बढ़ती हैं, यानी तजारती खसारा बढ़ेगा। तो बुनियादी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, एक जुमले में बता देता हूँ। अगर आप मुल्क की बचतें नहीं बढ़ाते, जो नहीं बढ़ा रहे, अगर आप मुल्क की सरमायाकारी नहीं बढ़ा रहे, जो कि नहीं बढ़ा रहे, अगर आप टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ा रहे, जो कि नहीं बढ़ा रहे, तो दुनिया का कोई तरीका ऐसा मौजूद नहीं है कि आपकी मईशत में पायदार बेहतरी आए। ये बुनियादी उसूल है, दूसरों के पैसे से नहीं आया करता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो पोटेंशियलिटी है जीडीपी, वो 1500 अरब की है। हमारे जो बलूचिस्तान में रिजर्व्स हैं बहुत चीज़ों के, उससे आप 500-700 अरब डॉलर का इनकम ले सकते हैं, बशर्ते कि सरमायाकारी करें। आप तो सरमायाकारी कर नहीं रहे हैं और बाहर से सरमायाकारी आ भी नहीं रही है, और फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है, जो बड़ी अहम बात है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल हम रोकने के लिए तैयार नहीं है। कानूनन फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ रहा है। तो ये आर्जी बेहतरी नजर आएगी उसी तरीके से जितने 22 प्रोग्राम जो हुए हैं आपके 1958 में और 1953 से 12 प्रोग्राम हुए, सब में यही हुआ, आर्जी बेहतरी, आर्जी इस्तेहकाम, और उसके बाद फिर वही जो है वही डिस्टेबलाइजेशन, महंगाई बढ़ेगी, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे। अभी तो आपके गैस के नर्ख और बिजली के नर्ख फिर बढ़ने वाले हैं, दोबारा बढ़ने वाले हैं। तो मेरा कहना ये था कि जो कानून फितरत है, इकनॉमिक्स का कानून है, आप अगर जब तक अपनी टैक्सों की आमदनी नहीं बढ़ाते, इनकम टैक्स बढ़ाकर, ये जीएसटी बढ़ा के नहीं होता, वो नहीं होगा फ़ायदा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2003 में आप चले जाइए। 2 बातें आपको मैं बता दूँ, बड़ी वाज़ेह हो जाएगी जो आपके सवाल आते हैं। 2003 में ये कहा गया था कि अगर हम टैक्सों की चोरी रोक लें तो पेट्रोलियम लेवी जो चंद % है वो सिफर हो जाएगा, हालांकि वो 55 रुपये हो गया, और टैक्स जीडीपी का तनासुब जो उस वक्त जो था 12-13% था, वो बढ़ जाएगा, वो आके 8.5 पर आ गया, और टैक्सों की शरह बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 95-96 में अगर आप देखें तो हमारा टैक्स जीडीपी था 14.4, अब बेतहाशा टैक्स लगाने के बाद आज 8.5 है। इसका मतलब ये है कि 4,500 अरब रुपया हमने 95-96 के लिहाज से गिराया है, और लेकिन टैक्सों के अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया है। तो ये तरक्की माकूस हो रही है। इस बात को हम तस्लीम कर लें कि कर्जे लेकर हम जकड़े तो जा सकते हैं मईशत में, हम अपनी खुद मुख्तारी को भी दाव पे लगा सकते हैं, लेकिन जब 2024 जून के बाद आप नए 3 साल के लिए कर्जे पे ले जाएंगे और उसके लिए सख्त शराइत होंगी, न्यू कोल्ड वार एरा होगा और IMF की शराइत होंगी, अमेरिका की सियासी शराइत होंगी, तो सूबों में जो हिसाब है बैरून भी बढ़ेगा। और बलूचिस्तान में जब ये कहा जाएगा कि जनाब आपकी तो पोटेंशियलिटी एक्सपोर्ट की है 1000 अरब डॉलर, तो ये तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो वो अलहदगी की तहरीक जो है वो बैरूनी ताकतें चलाएंगी। आज ये समझ लें कि आज ये समझ के इस खतरे को दूर करें। ये खुशियां मनाना के 12 प्रोग्राम के बाद 13 आ गया, ये अच्छी बात है, आ गया, डिफ़ॉल्ट का खतरा चल गया, लेकिन आज की तारीख में जो मैं बार बार आपकी खिदमत में कहता हूँ, अगर हमने इस्लाहात नहीं की टैक्सों के मामले में, बचतों के लिए, सरमायाकारी के लिए, तवानाई के शोबे में, और इसी तरह से बारात लेते रहे, आज की तारीख में पाकिस्तान टैक्स चोरी करने वालों की जन्नत है, कौमी दौलत लूटने वालों की जन्नत है, कौमी दौलत लूट के बाहर भेजने वालों की जन्नत है। डॉक्टर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसका हल जो आप बता रहे हैं, ये हल आप हमेशा ही बताते हैं, ये हुक्मरानों को भी पता है, ये सबको पता है कि इसका हल यही है, लेकिन ये हल होता नहीं।
इसके लिए मुझे बताएं, इस पूरे मामले पे क्या आवाम के लिए कोई एक खुशखबरी है? और दूसरा सवाल इसी के साथ है, आपने कहा डॉलर नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, कितना अरसा नीचे आएगा, कितना अरसा ऊपर जाएगा? इससे क्या पाकिस्तान के कर्जे बढ़ेंगे नहीं? देखिए, चंद हफ्ते अगर ये गिर गया तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर आज के तारीख में 324 रुपए के करीब आपका होगा। अब ये मसनूई तरीके से कर लें। अब IMF ने कंडीशन लगा दी है कि आप उसको मार्केट रेट पे लेके जाएं। देखिए, मेरी सीधी सीधी बात है, जब आपके माशी इशारिये ख़राब हैं, 21 अरब डॉलर की आपने इम्पोर्ट्स कम कर दी, उसके बावजूद आपके रिजर्व 6.5 अरब डॉलर स्टेट बैंक के गिर गए। तो जब आप ये इम्पोर्ट्स बढ़ाएंगे, आपका जो है बजट खसारा आपका बेतहाशा है, 4000 अरब का आपका सर्कुलर डेट है, आपके पब्लिक सेक्टर के लॉसेस हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम क्यों फरामोश कर रहे हैं? आपने तालीम और सेहत की वजह में 2000 अरब रुपए कम मुख्तस किए हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। अरे भाई, जब ये 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जब लोगों को इलाज मुआवजा नहीं मिल रहा, तो अगर आपने कर्जे लेके मालदार लोगों को फ़ायदा पहुँचा के कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ा दी, तो सवाल ये कि 24 मिलियन को क्या मिला? उनको तो तालीम और सेहत इस सदी के आखिर तक भी आप नहीं देंगे। तो मेरा कहना है, इस खतरे को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? और अगर मीडिया और दूसरे इदारे उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, सियासी झगड़ों की बातें ज़्यादा हो रही हैं, 80% 20% इकनॉमी हो रही है, लेकिन जो आवाम को तकालीफ हैं और जो बैरूनी एजेंडा है वो भी तो रंग लाएगा ना। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए, आप कहते हैं कि हवाला हुंडी का काम ज़्यादा होता है, हवाला हुंडी के काम को रोकने के लिए क्या कोई रिफॉर्म्स दरकार हैं या फिर सख्त कानूनी एक्शन दरकार है? दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने के लिए जो शरह सूद में स्टेट बैंक की 22% हो गई है, अगर काइबर रेट उनका मिला लें, दूसरे बैंक्स का, निजी बैंक्स का मिलाएं तो 25 से 26% पे बनता है। इतनी शरह सूद के ऊपर, महंगी बिजली के ऊपर, महंगी गैस के ऊपर जो कॉस्ट प्राइस है वो जब बढ़ जाएगी तो कारोबार पे किस हद तक फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आपने 2-3 सवाल उठा दिए। पहले डिस्काउंट रेट की बात कर लूँ। डिस्काउंट रेट का एक पहलू नहीं है, एक पहलू तो ये है कि जब ये 12.5% डिस्काउंट रेट था मई में 2022 में, 12.5%, महंगाई थी 13.8। आपने कहा महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, उसे बढ़ा के आप 22 पे ले गए, महंगाई आपकी 38 पे चली गई। इसका मतलब ये कि डिस्काउंट रेट बढ़ाना मसले का हल नहीं है। मसले का हल साथ में ये भी है कि आप स्ट्रक्चरल इस्लाहात करेंगे, हुकूमत भी करेगी, स्टेट बैंक भी करेगी। जो नहीं कर रहे, IMF का दबाव पड़ता है तो आप, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि आपको 22% बहुत ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है कि आप कंपीट ही नहीं कर सकते। मगर 38% जब महंगाई है और ये 22% नहीं हो तो फिर कर्जा किस शरह पे देंगे, पहले तो ये बता दीजिए। और जो 4 करोड़ लोग हैं जिनके, या 5 करोड़ लोग जिनके बैंकों में खाते हैं, उनको क्या होगा? अगर आप उनको ये इसको कम कर देंगे तो वो तो तबाह हो गए। जो कौमी बचत में पैसे लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में लगा रहे हैं, जो खवातीन हैं जो अपने बैंकों में थोड़े बहुत पैसे लगती हैं, उनको भी देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी देखें। हल क्या है? हल वही है कि टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम, कौमी बचतें, मुल्क की सरमायाकारी, और जो आपका सवाल है सरमाए के फरार को रोकना, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं, हुंडी हवाले के कारोबार को रोकना जो हम बढ़ाना चाहते हैं, ताकतवर तबकों के मुफाद में बढ़ाना चाहते हैं, इसके दस्तावेजी सबूत हैं। अब आप ये बताइए, अभी आप भारत की भी मिसाल दे रहे थे। अरे भाई, वो तो 1994 के बाद से आज तक नहीं गया IMF के पास। हम 13वीं मरतबा जो है अब जा रहे हैं और 2024 में जो है 14वीं मरतबा जाएंगे। ये अनाउंस हो चुका है कि हम अगली मरतबा फिर जाएंगे 3 साल के लिए। तो भारत की मिसाल तो आप देखें, वो नहीं गया है 1994 के बाद से। हम जाने के लिए बेचैन हैं, इसलिए कि हमारा गठजोड़ है। अवाम को जब तक ये समझ में नहीं आएगी और अवाम ये समझते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है, हमें तो पैसा चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। जब आप जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जब आप जाके जूते खाते हैं, सड़कों पर लाठियां खाते हैं, तो आपको याद नहीं आता कि इन हुक्मरानों ने आपको क्या दिया है। तो आप कहते हैं जी मैं किसी जलसे में नहीं आऊँगा जब तक मुझे बिजली खर्च नहीं होगी, कम नहीं होगी, जब तक मेरे बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा, जब मुझे इलाज मुआवजा नहीं मिलेगा। मुझे इस जमहूरियत को क्या चाहिए? ये तो अपने इख्तिदार के लिए कर रहे हैं, मैं किस लिए कर रहा हूँ? ये आप आवाम को एजुकेट करें। अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी आपको दी है, ये ताकत दी है, ये आवाम को नहीं बताया गया। ज़्यादा क्या होता है, उस फसाद ने क्या कहा, अदलिया ने क्या कहा, क्या रिमार्क्स आए, ये छोड़ा इन बातों को। ये 24 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगी का मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, ये पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का मसला है, ये पाकिस्तान के 2 सूबों को अलग करने की जो साजिश हो रही है, जो कि अब 3 साल का प्रोग्राम लेने के बाद एक्सटेंड हो जाएगी, ये मोहलत है,
ये कुदरत ने आपको मोहलत दी है। अगर इस मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाते तो फिर अल्लाह ताला का कानून मौजूद है, जब मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाते तो अल्लाह ताला क्या करता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये जिम्मेदारी आपको कबूल करनी है, मुझे भी करनी है, इदारों को भी करनी है, सियासतदानों को भी करनी है, पार्लियामेंटेरियंस को भी करनी है, उलमा हजरात को भी करनी है, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी करनी है, दानिश्वरों को भी करनी है, मगर आवाम को भी करनी है। आवाम बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते कि जी हमारा क्या ताल्लुक नहीं हमें। अच्छा डॉक्टर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए आपकी गुफ्तगू जो सुनी जा रही है ये हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, असल हकायक बता रही है, यही चीज़ होती है। डॉक्टर साहब ये तो बता दें क्या इस एक साल में कोई एक हमें खुशी की नवीद मिलेगी? देखिए बात दरअसल ये है कि मैं ऐसी बात नहीं कहना चाह सकता कि जो कि सही साबित ना हो। जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है अभी इस एक साल में, अगर आवाम को कुछ ना कुछ, कभी आप कहें जी मैंने बेनज़ीर प्रोग्राम में दे दिया, फलाना कर दिया, वो उससे दुगना आप ले चुके हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि पिछले जब से ये हुकूमत आई है आवाम से आपने 2000 अरब के टैक्स निचोड़े हैं। अरे भाई जब आप जीएसटी 18 लगाते हैं और महंगाई 28% होती है तो आपने तो आवाम से ले लिया ना, 2000 अरब रुपए आप खींच चुके हैं। आप उसमें से कितना दे देंगे आप? अभी आप मीडिया पे बात हो रही है कि 215 अरब के टैक्स लगे हैं, नहीं लगे हैं 2015 के। आपकी जीएसटी महंगाई बढ़ने से बहुत खिंचाई हो रही है, आपकी बजट खसारा बढ़ रहा है, तो आवाम के लिए कुछ नहीं है, दे भी नहीं सकते। अगर देना भी चाहे तो नहीं दे सकते, क्योंकि आप खुद कह रहे थे कि भाई जो कुछ हमें टैक्स मिलता है सूबों को आपने हिस्सा दिया। एनएफसी अवार्ड बड़ा फ्रॉड था। मैं आज अगर आपको बता दूं, जिस दिन एनएफसी अवार्ड आया था 2010 में, मैं पाकिस्तान में पहला आदमी था जिसने सरकारी चैनल पे टीवी पे ये कहा कि ये बहुत बड़ा धोखा है, ये सियासत है। अरे भाई जब आप सूबों को पैसा देंगे तो आपके पास तो पैसा है नहीं, तो फिर सूबों को भी तो कहो कि अपनी इनकम बढ़ाएं। वो भी नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे, उनको दे के क्या क्या हासिल करना चाहिए। तो ये सियासी खेल जब तक होगा, और आपको याद है कि मीडिया ने भी उस वक्त मुबारक सलामत की थी, सियासतदानों ने भी की थी, मैंने अकेले ने पीटीवी पे कहा था कि धोखा है। तो कभी सच बोलें पाकिस्तान के लिए, सच बोलें, वरना कुदरत का जो निज़ाम है वो सामने आएगा। इस हालात में हुकूमत देना भी चाहे तो सियासत की बात करेंगे जी हमने ये कर दिया, देखिए रुपया की कदर बेहतर हो गई, हमने ये अच्छा रुपए की कदर पे बात करनी है डॉक्टर साहब। आप कहते हैं कि डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई होगी और फिर चंद हफ्तों बाद उसमें इजाफा हो जाएगा। अगर ये आपको मालूम है तो स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हुए लोगों को भी मालूम होगा, ये उस नक्सस को भी मालूम होगा जो डॉलर की होर्डिंग में मुलव्वस होता है। क्या इस मामले में इतनी मुद्दत के दौरान आप डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए जो डॉलर रखा हुआ है ना वो तो कभी बाहर सामने नहीं लाएंगे। आप एक बात याद रखें, जिस वक्त कानूनी तरीके से पाकिस्तान से डॉलर बाहर ले जाना मुमकिन है, चाहे वो चोरी का पैसा हो या नाजायज़ पैसा हो, आज भी कानूनी तरीकों से बैंकों के जरिए आप पैसा ले जा सकते हैं बाहर। जब कोई हुकूमत इसको बदलने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप जो है ना ये इसको रोकें, तो फिर ये तो सिलसिला जारी रहेगा। एक सियासी फ़ायदे के लिए हुकूमत इनसे ये कहेगी कि तुमने लूटा है, आइंदा भी लूटो, मगर इस वक्त सियासी फ़ायदे के लिए हम ये चाहते हैं कि कुछ अरसे के लिए इसको आप ज़रा सा हाथ हल्का रखें, वरना हम पिछले आपके केसेस निकाल लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ रुपये की कदर में इम्प्रूवमेंट आएगा, आर्जी तौर पर आएगा। सुप्रीम कोर्ट, स्टेट बैंक, वो आपका IMF उस पर डंडा चलाएगा कि जनाब आप साबित करें ये कैसे कम हो रहा है। हमने तो आपसे कहा था कि मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होगा, तो ये स्टेट बैंक को कहें कि अपनी हरकतें बंद करें, फिर आप देखिएगा। फिर 4 अरब डॉलर की आपने इम्पोर्ट्स के कंटेनर मार्केट में पड़े हैं, वो आपने उठाए नहीं हैं, आपने वो पेमेंट करने हैं। आपके मल्टीनेशनल्स का प्रॉफिट बाहर नहीं ले जाने दे रहे, वो कह रहे मुनाफा बाहर ले जाने दो, जब ये पैसा आएगा वो भी ले जाएंगे। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि 21 अरब डॉलर के इम्पोर्ट्स के बाद भी, कम होने के बाद वो भी बढ़नी है। मैं ये सारे प्रेशर देख रहा हूँ, तो बरामदात में जो थोड़ा बहुत इजाफा होगा वो बहुत मामूली होगा। जो चीज़ें आप तालियां बजाते हैं, अरे भाई आप बात करते हैं कि जी हमारी गाड़ियां, अरे भाई गाड़ियां वो क्या कर रहे हैं, वो तो बाहर से मंगा के असेंबल कर रहे हैं, उन्होंने कौन से अपने पुर्जे बना दिए। हमारा जब तक ये नहीं होगा कि किस इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दिया, जब तक हमारा नहीं चलेगा। हमारी अशराफिया की मईशत है, उनके मुफाद में फ़ैसले हो रहे हैं। मुल्की भी अशराफिया है, बैरूनी अशराफा भी है, उसमें ताजिर भी हैं, सनतकार भी हैं, उसमें जो है सारे आपके इदारे हैं, पार्लियामेंट भी है, सियासतदान भी है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है। अब वक्त आ गया है कि सलामती कौन से भी ज़रा बैठ जाए और ये कहे कि भाई हमने जो ये प्रोग्राम बनाया है कि हम बाहर से सरमायाकारी लाएंगे, तो अरे भाई पहले आपकी मईशत अगर बहाल नहीं होती, आपके जो कि नहीं है फ़िलहाल, जबकि आपके अशारिये ख़राब हैं, तो सरमायाकारी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। कहाँ आ रही है? 2 साल में 3 अरब डॉलर की आई है। कहना बहुत आसान है,
सरमायाकार का दिल बहुत छोटा होता है। जिस वक्त अभी आप भारत की मिसाल दे रहे थे, हमें भी होता है, नहीं मैं देना चाहता, आप भी नहीं देना चाहते, मजबूरी है। आपकी मईशत बेहतर होगी, सरमायाकारी खुद ब खुद आएगी। खाली आपकी कमेटी बनाने से तो नहीं आती ना, कि आपने एक एपेक्स कमेटी बना दी, आपने एक फैसिलिटेशन कमेटी बना दी। अरे भाई, माशी अशारियत ठीक करें, सरमायाकारी का माहौल बेहतर करें, डिस्काउंट रेट को कम करें, बिजली गैस के रेट कम करें, आप अपना जो है बजट खसारे को कम करें, तिजारती खसारे को कम करें, सियासी अफरा तफरी कम करें, डिफॉल्ट के नारे लगाने बंद करें, सरमायाकारी खुद ब खुद आएगी। इसलिए कि उनको मुनाफा चाहिए। अभी वो पैसा जा रहा है, अभी पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं, मुल्क की सरमायाकारी। साहब, आपकी गुफ्तगू से तो ये लगता है कि डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू से ये लगता है कि हालात बेहतर होने वाले नहीं हैं और हुक्मरान भी जो है वो चाहते हैं कि हालात बेहतर ना हो, और आपकी गुफ्तगू से यह भी लग रहा है कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। तो फिर अगर आने वाले दिन भी अच्छे नहीं है, इलेक्शन भी आ रहा है, 45 दिन बाद इस हुकूमत ने ख़त्म भी हो जाना है, तो कौन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा फिर? नहीं, तो वही तो मैंने आपसे मैंने पहले जो कहा कि आने वाले दिनों में रुपया बेहतर हो जाएगा, ये मैंने तो कहा है आपको। लेकिन असल बात ये है कि जो आपने अभी फैसिलिटेशन कमेटी बना दी है, अगली हुकूमत उसको क्यों एक्सेप्ट करेगी, जरा मुझे बता तो दें, क्यों करेगी? उनकी अपनी पॉलिसियां होंगी। अगर करना था तो आप बजट से पहले लेकर आते, बजट में उसका रिफ्लेक्शन होता। ये सारे फैसले सियासी हो रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस हुकूमत को अब जाने में चंद हफ्ते रह गए हैं, अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व होती हैं, वो आज इस्लाहात की बात कर रही है। कभी कहते हैं ऑयल के शोबे में इस्लाहात करेंगे, कभी कहते हैं वहाँ करेंगे। अरे भाई, इस्लाहात शुरू में की जाती हैं, अभी तो आपने नफरत की बुनियाद पे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, आप अगर समझते हैं कि अमेरिका हमें IMF के प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलने देगा, वो इस चुंगल में फंसा के रखेगा, हमारे हुक्मरान किस मंतिक और मसलहत के तहत IMF के पास जाते हैं? वो तो चुंगल में फंसा के रखना चाहता है, क्या ये भी चुंगल में फंसा के रखना चाहता है? 100%। उसकी वजह यह है, आप मुझे ये बताइए कि पिछले 2 वर्षों में या 2019 से अब तक IMF की शराइत की आड़ में जो कुछ अवाम पर टैक्स डाला गया है, अगर वो IMF की शराइत ना होती, जो कि नहीं है, लेकिन नाम IMF का है, तो क्या कौम को वो जवाब दे सकते थे? अब तो कह रहे हैं जी वो पिछली हुकूमत तबाह कर गई, IMF ये कह रहा है हम मजबूर हैं। तो आपने उनको जवाब फराहम करने के लिए, ये हुकूमतें ये चाहती हैं, ये हुकूमतें, तमाम हुकूमतें, कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें ताकि अवाम के बोझ डाल के ईमान ताकतवर लोगों को बरात देने का जवाब पैदा हो। नंबर 1, अमेरिका ये चाहता है कि IMF और FATF के थ्रू पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके, पाकिस्तान को कमज़ोर करके, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम और दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुँचा के, भारत की चौधराहट को कायम करके, भारत को वो तीसरी बड़ी मईशत दुनिया की बनने जा रहा है, उसको अपने साथ मिला के चीन के मुकाबले में खड़ा करना। वो खड़ा होता है या नहीं, एक अलग बात है, लेकिन हिकमत अमली यही है, यही न्यू ग्रेट गेम है कि पाकिस्तान अब इस काबिल नहीं है कि भारत के साथ कम्पीट करे, उसको आप डम कर दें और उसको कहें जी बस अब अपना जौहरी प्रोग्राम वाला कि आप आगे चल के ये जो 3 साल का प्रोग्राम लेंगे, उसके बाद मुझे यही खतरा है कि उसमें मायूसी इतनी बढ़ जाएगी आवाम में कि वो कहेंगे मुझे क्या मिला, आवाम को क्या मिला, इन्होंने तो कमा लिया, 24 प्रोग्राम हो गए, आवाम को तो आप 24 प्रोग्राम का मतलब ये है कि IMF के प्रोग्राम नाकाम है, ये खदशा है। तो मैंने जो पहले भी कहा था, अगर इस्लाहात को कानूनी शक्ल इंतखाबात से पहले कौमी सलामती कमेटी और या सुप्रीम कोर्ट नहीं देती, तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस्लाहात अगर करनी है तो फिर बराए नामनी इस्लाहात को करना चाहिए। दूसरा ये कि जब लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे लिए क्या हुआ, तो फिर उसका रिएक्शन किस तरीके से आएगा, उस वक्त से भी डरना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इस हवाले से अपना बोलिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या है? दुबई में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के नताइज क्या रहेंगे? दुबई में जो क़याम की मुद्दत बढ़ाने का ऐलान किया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, उसकी वजूहात क्या हैं? उनका कानूनी मंजरनामा क्या है? अभी तक कानूनी माहिरीन से बातचीत क्या हुई है? वज़ीर आज़मशिप को लेकर सीट एडजस्टमेंट के लिए तगोदो कौन कर रहा है और किस हद तक कामयाब हुए हैं, इसी बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, ये दुबई में क़याम की वजह बढ़ाने और सऊदी अरब ना जाने की वजूहात क्या सामने आई? दो चीज़ें ज़हन में रख लीजिएगा कि दुबई के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, दुबई के हवाले से जो बात हो रही है, दुबई के हवाले से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, दुबई में कोई चीज़ किसी जगह भी तय नहीं हो सकी। एक तो आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, किसी का भी कोई मामला भी दुबई में अभी तक सेटल नहीं हो सका।
पीपल्स पार्टी वजारत उस्मा की उम्मीदवार है, मुस्लिम लीग नून वजारत उस्मा की उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग नून जो है वो हर सूरत पे चाहती है, पीपल्स पार्टी हर सूरत पे चाहती है। दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ गेम कर रहे हैं। इसी तरीके से दीगर सियासी जमातें भी अपना अपना हिस्सा मांगती है जो नहीं तय हो रहा। वहां पर जो प्रोपेगेंडा एक चला कि बड़े अच्छे खाने दिए गए, बड़े अच्छे फला दिए गए, बड़ा जोहराना दिया गया, बड़ी मीटिंगें हुई, बड़ा कुछ तय हो गया। मीटिंग जरूर हुई, तय कुछ नहीं हुआ अभी तक। मामला तो उसी तरह। जहां तक बाबूजी की बात है कि बाबूजी आगे क्यों नहीं गए, आगे से कोई ग्रीन सिग्नल चाहिए। आगे से जब तक इनको कोई गारंटी नहीं मिलती, जब तक ये जो चाहते हैं वो चीज नहीं मिलती, तो उस वक्त तक बाबूजी आगे नहीं जाएंगे। बाबूजी अभी चंद दिन पहले तो हो के आए हैं, आपको याद होगा, उम्र करके आए हैं, उम्र की अदायगी करके आए, वहां पे रह के आए वहां पे। अब दोबारा इतनी जल्दी क्या पड़ गई कि फौरी तौर पर हाँ हज के मौके पे जाना चाहिए था। ये तो एक होता कि हज करने जा रहे, नहीं हज करने के, नहीं हज के मौके पे गए। अब आप कहते हैं कि जाना है, तो वहां पे फिर किसी मकसद के लिए, किसी एनओसी के लिए, किसी इजाजतनामे के लिए या किसी ग्रीन सिग्नल के लिए जाना है, वो नहीं मिल रहा। नंबर एक। नंबर दो, आपको दूसरी, आपको तीसरी, आपको चीज बड़ी क्लियर बात है। ये जो हम बातें चल रही है ना कि मुशावरत, बिल्कुल मुशावरत हो रही है। क्या बाबूजी जिस मुल्क में पहले थे वहीं पे रह के मुशावरत नहीं कर सकते थे? क्या मुशावरत का अमल वहां पे पहले नहीं होता था? सब कुछ होता था। अब यहां पर एक असल बात यह है कि एक ऐसी मीटिंग का अरेंज किया जा रहा है, एक ऐसी मुलाकात का अरेंज किया जा रहा है कि एक ऐसी यहां पर मुलाकात हो जाए कि उस मुलाकात में बाबूजी को यह यकीन दहानी हो जाए कि पाकिस्तान में आपके सियासी मुखालिफिन जो है उनका मुस्तकबिल कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में आपके सियासी मुखालिफिन जीरो हो जाएंगे। पाकिस्तान में आपको बिल्कुल ओपन फील्ड मिल जाएगी, ग्राउंड ऐसी मिलेगी जिस पर आप अपनी मर्जी से खेल सकेंगे। तो बाबूजी उस मुलाकात का इंतजार करें। वो मुलाकात अभी तक तय नहीं हो सकी, उस मुलाकात का अभी तक वक्त का तयन नहीं हो सका, अभी तक उस मुलाकात के हवाले से कुछ चीजें फाइनल नहीं हो सकी, इसलिए वहां पर क्याम बढ़ाया गया है। जो मेरी इत्तला है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी इत्तला ये है। अगर ऐसे नहीं है तो फिर सवाल एक ही है कि फिर क्याम क्यों बढ़ाया गया? फिर पाकिस्तान से उसकी मुसाफत इतनी ज्यादा नहीं है तो फिर क्यों नहीं आएगी? आप याद करें, हमारे प्रोग्राम में कहा था तैमूर तारपुर ने कि जरदारी साहब तो ये चाहते हैं कि वो उनके त्यारे में बैठकर कराची आ जाएं और वहां पर वो सारा कुछ कर लें। देखें, जिस मुल्क के अंदर एक बड़े सीनियर वजीर जो हैं वो आते हैं, फिर उन्हें बेल मिल जाती है और उसके बाद वो सारे केसों से बरी हो जाते हैं, तो बाबूजी के लिए भी ऐसी कौन से मामला हैं? सब कुछ हो जाएगा। पार्लियामेंट से उनके लिए रास्ते खुल गए हैं, बिल पे साइन हो गए, सारा कुछ हो गया। अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी की डिमांड क्या है और पीपल्स पार्टी की डिमांड में रुकावटें क्या? और भैया, पीपल्स पार्टी कौन सी वहां पे चने बेचने गई है? पीपल्स पार्टी कौन सी वहां चने खाने? पीपल्स पार्टी की एक डिमांड है कि अगर आप वज़ीर आज़म हमारा होना चाहिए, हमारा जब वज़ीर आज़म होगा तो हम ये सारा कुछ करेंगे, हमें हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया है, इस वक्त बारी हमारी होनी चाहिए। देखिए, ये बारी बारी खेलने वाला मामला नहीं है। इक़्तिदार एक ऐसी चीज है जो किसी को भी छोड़ना, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। खासकर मुझे बताएं कि क्यों मुस्लिम लीग नून कहे कि मैं इक़्तिदार छोड़ूं? इक़्तिदार छोड़ के वो क्या करेंगे? इक़्तिदार छोड़ के कहां जाएंगे? आप मुझे बताएं, शहबाज लोग कहते शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, भाई एक वज़ीर आज़म से कभी वज़ीर आला आए? हाँ, उस वक्त तक जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो वज़ीर आला बन सकते थे। उसके बाद अगर आप कहें कि मरियम साहिबा जो है वो वज़ीर आला बन जाए, उसके इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन क्यों बने? उसके लिए आपको देखना होगा कि आगे जहां पे जो लोग खड़े हैं वो क्या चाहते हैं। मैं आपको बड़ी क्लियर सी बात बता दूं, किसी की कोई चीज़ नहीं। पीपल्स पार्टी अपनी गेम कर रही है, मुस्लिम लीग अपनी गेम कर रही है और बाकी सियासी जमातें अपनी गेम कर रही है। हालात वक़्त का तयन जो है वो काफ़ी चीज़ें करेगा। आज आप एक चीज़ सिर्फ खबर पे नज़र रखें, सबसे बड़ी खबर है, मुझे नहीं समझ आई आज इसको डिस्कस क्यों नहीं किया गया। वो खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने जो दोबारा आपसे दरखास्तें मांग ली हैं तमाम सियासी जमातों से कि आपने इलेक्शन लड़ना है, उनको कहा कि ना साथ में हलफनामा भी देना आपने और साथ में उसका फैसला भी इलेक्शन कमीशन करेगा। तो इसका मतलब है किसी सियासी जमात को किसी तरीके से, टेक्निकल तरीके से आउट करके बाहर निकालने का कोई अमल शुरू हो गया है। और अगर वाकई वो अमल शुरू हो गया है और वाकई अगर वो काम शुरू हो गया है तो इसका फायदा किसको पहुंचेगा और नुकसान किसको पहुंचेगा? आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। इसका बेनिफिशियरी कौन होगा और नुकसान कौन होगा? उस अमल के वहां
उसका अमल शुरू हो चुका हुआ है, तो इसके मुआशी मंजरनामे पे क्या असरात पड़ेंगे? ये जो क्यास पैदा हो चुका है, क्या ये कम हो जाएगा? ये एक बुनियादी सवाल है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।